टॉपिक हमारा जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये तुमको क्लास 7 से देखने को मिलने लगेगा। क्लास 7, 8, 9 और 10th में नजर कम से कम आएगा, ना के बराबर नजर आएगा, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी आई है, कम से कम 1-2 ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा पदार्थ में दोनों परिवर्तन एक साथ देखने को मिलता है। तो 7 से पढ़ाया हो रहा है, 8 में पढ़ाया हो रहा है, 9 में हो रहा है, लेकिन 10 में नहीं मिलेगा, लेकिन परीक्षा में 10 में आ जाएगा। मतलब ये जो टॉपिक है वो 10 क्लास के एग्जाम के लिए है। कम से कम भी तो इतना में से 2 नंबर जरूर तुमको क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन कौन सा परिवर्तन है, इस तरीका से। तो अच्छा से बारीकी से समझना, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इससे पहले हम लोग को भौतिक गुण देखना पड़ेगा। भौतिक गुण के लिए हम लोग पिछला चैप्टर ही पढ़े हैं पूरा, जो कि सब भौतिक गुण पर ही था। तो पहले हम लोग भौतिक गुण को समझते हैं, ये क्या होता है भौतिक गुण। ऐसा गुण जिसका हम लोग अवलोकन करते हैं, मतलब देखते हैं, जैसे ये सब चीजें हैं जिन सबको देख पा रहे हैं, एवं वर्णन कर सकते हैं। तो हम मार्कर को देखते हैं और मार्कर के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, जो जानते हैं इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं कि भौतिक गुण है। ये इसका भौतिक गुण है, जिसका आकार प्रकार दिखाई दे रहा है, चेहरा सूरत दिखाई दे रहा है, और कहेंगे कि ये चीजें ये है, इसमें ये चीजें है, तो हम उसको बोल देते हैं ये भौतिक गुण है। जैसे में इसका हम रंग देख सकते हैं, इसका कठोरता देख सकते हैं कि कितना ही ये हार्ड है, कितना दृढ़ है, मतलब दोनों एक ही बात है, कठोरता दृढ़ता। वो ये कि बहाव अगर कोई लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा तो हम उसको बहना देख सकते हैं कि पानी बह रहा है। घनत्व देख सकते हैं, द्रव्यनांक देख सकते हैं, क्वथनांक देख सकते हैं, ये सारा चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब सीधा सा है कि भौतिक गुण बाहरी रूप से देखना, और बाहरी रूप से दिखाई देने के बाद चाहे जो दिखाई दे वो सब हमारा होता है भौतिक गुण। लेकिन अब जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या सर। भौतिक गुण और भौतिक परिवर्तन ध्यान से समझना, ठीक है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण, अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। एकदम शॉर्टकट में याद रखना है, अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण मतलब क्या बोल रहा है सर, कि अवस्था से परिवर्तन होगा और फिर से उसी में आ सकता है, ऐसा चीजें, ठीक है। यहाँ पर ये भी दे दिए, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। जैसे में कि बर्फ से पानी पगलाने के बाद या पानी को जमाने के बाद बर्फ, इस तरीके से, मतलब उसको से वो आ सकता है, उसको से वो आ सकता है, सेम कंडीशन से रहेगा। मतलब क्या बोला सर, अंतः रूपांतरण, जो भी कुछ बदलाव होगा उसी के अंदर में होगा, बाहर नहीं जाने वाला। मतलब ठेठ भाषा में हम 7 क्लास में ये चीजें समझाए थे, उसमें थोड़ा सा और अलग तरीका से लिखा हुआ है। ये चीज याद रख लेना है कि जो चीज खराब हो जाए और फिर खराब से वही चीज बन जाए दोबारा, तो हो जाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। पानी को भाप बना दी सर, भाप से पानी बारिश बन के गिर जाता है। बर्फ से उसको पिघला दिए, पानी बन गया, पानी को फ्रिज में रख दिए, बर्फ बन गया। मतलब ये तीनों कंडीशन है हमारा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें सेम टू सेम होकर के फिर से वापस हम इसको ला सकते हैं। जस्ट ये चीज को याद रख लेना है। और यहीं से तुम्हारा 1 नंबर मिल गया ऑब्जेक्टिव का। एग्जाम में पूछता है कि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग ये चीजें है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, बर्फ से जल बनना, ये सब चीजें करके पूछेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज लिखे हैं कि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखता है और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाता है, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होता है। मतलब सर इसका भौतिक में रासायनिक बात कहाँ से आ गई, मतलब इसका जो मटेरियल होता है वो सब सेम होता है, H2O H2O H2O, ठीक है ना। बस कोई भाप बन के उड़ रहा है, कोई जम रहा है, तो कोई लिक्विड फॉर्मेट में है। मतलब उसका जो गुणवा है सेम से मैच कर रहा है सर, लेकिन देखने में अलग अलग लग रहा है। पानी लग रहा है कि अरे द्रव है, ये वाष्प लग रहा है कि गैस जैसा है, और ये बर्फ बन चुका है। देखने में तो अलग अलग है, मतलब भौतिक गुण अलग है, लेकिन रासायनिक उसका अंदर मटेरियल एक जैसा है। मतलब मटेरियल को हम कैसे चेंज करें वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा, वो होता है भौतिक परिवर्तन। हम चाहे जो कर ले तो वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है।
ऐसे और एग्जाम्पल दिमाग में आता है तो और देख सकते हो। तुम लोग कभी दिमाग में कोई है एग्जाम्पल तो बताओ कि ऐसा कुछ चीजें है जिसको वापस वही से फिर वही बना सकते हैं। वो दोनों कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जैसे सर कि लोहा से बेंच कुर्सी कुछ बना लिए, फिर से हम लोहा को पिघला करके दूसरा आकार दे सकते हैं, तो लोहा से भी गला करके दूसरा चीज बना सकते हैं। वो तो उड़ने के बाद दोबारा आएगा। हाँ, इसमें क्या था, कौन विधि बोलते थे इसको, कौन विधि बोला गया था, प्रभाजासवन ऊर्ध्वपातन विधि होगा शायद, उसको जाना फिर वापस लाना, ठीक है जो भी है। तो मतलब ये सब अपना दिमाग में रखेंगे कि यही सब भौतिक परिवर्तन है जो जाएगा और फिर से वापस हम उसका असली रूप में ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये चीज तो याद रखेगा कि बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन दिमाग में रखोगे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। अभी हम यहाँ पर बोले थे कि इसका रासायनिक रूप समान होता है भौतिक परिवर्तन में जो भी होता है, मतलब उसका अंदर का जो पार्ट है ना, उसका अंदर का जो कण वो सब सेम रहता है, एक रासायनिक रूप में एक समान रहता है। लेकिन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में क्या बोला है कि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, मतलब कि ये जो है इसमें परिवर्तन लाता है, भौतिक वाला में नहीं। देखने में चाहे जैसा लगे और रसम को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका अंदर का मटेरियल है उस पर वो प्रभाव डालेगा। मतलब जैसे कि सर कोई चीज को हम लोग जला दिए, खत्म हो गया, तो क्या हम फिर से वही उस चीज को ला सकते हैं दोबारा, जल जाने के बाद वो चीज दोबारा नहीं आता है। तो ऐसा सिचुएशन में जब जलने के बाद वापस दोबारा नहीं आएगा तो ओसन सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, उसका गुण चेंज हो जाता है पूरा। इसमें क्या बोला था कि देखने में तो अलग अलग लगेगा लेकिन सेम रहेगा इसका कंडीशन। भौतिक में बोला था कि रासायनिक गुण सेम, लेकिन एकरा में बोल रहा है कि रासायनिक गुण को बदल देगा पूरा। भौतिक में रासायनिक गुण सेम रहेगा लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसको बदल देगा, उसमें चेंजेस कर देगा, रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। कमेंट तो बहुत सारा चीजें हैं जिसको हम लोग जलाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम को ही जला लेते हैं, तो मैग्नीशियम को जलाने के बाद में हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब पानी टाइप में बचता है, तो फिर हम उससे मैग्नीशियम तो वापस नहीं बना सकते हैं। मैग्नीशियम का भौतिक रूप कुछ अलग था, उसके अंदर रासायनिक गुण जो था अलग था, लेकिन जलने के बाद उसका रासायनिक गुण ही एकदम बदल गया पूरा, मतलब वो नहीं रहा है अभी। तो जस्ट उसी की जैसा ही चीज है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, तो उसका रासायनिक गुण सेम रहेगा पूरा, फिर से जमेगा तो फिर से पानी हो जाएगा। लेकिन एकरा में जलने के बाद कोई चीज सेम रहेगा ही नहीं, बदल जाएगा, दूसरा एकदम हो जाएगा। जैसे तेल को हम लोग गर्म कर रहे हैं, तेल आग लहर गया पूरा, खत्म हो गया, तो क्या तेल लहरने के बाद फिर आएगा तो खत्म। जस्ट ये चीज है और क्या। तो यही चीज को याद रख लेना है कि रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन पूरा हो जाएगा और वापस आने वाला ही नहीं है, रासायनिक परिवर्तन में यही होता है, ठीक है। और भौतिक में रासायनिक गुण समान रहेगा, रासायनिक रूप से वो समान रहेगा, ठीक है ना, रासायनिक रूप से समान देखने में रहेगा लेकिन ये परिवर्तन हो जाएगा अपने आप, ठीक है, जब भी इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, ये चीज को आप याद रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में मिलता है देखने को, जलना। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी बनेगा हम लोग का थोड़ा थोड़ा करके। जलना मतलब दुनिया में कोई भी वस्तु हो जो जल जाता है, उन सभी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब अगर जो वस्तु नहीं जलता है सर, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। मान लिया जाए सर कि लकड़ी को जला लेते हैं, तो क्या बनेगा हमको पास में, पानी कोयला जो भी बचेगा, लेकिन उससे भाई दोबारा फिर लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो वो चीजें एकदम चेंज हो जाता है और दूसरा से क्रिया करके और दम अपना क्या कर लेता है सर, रासायनिक संगठन में ही परिवर्तन ला लेता है, उसका जो रूपरेखा था वो एकदम बदल जाता है और फिर वापस वैसा आने वाला नहीं है। सीधा सा यही है हमारा पास रासायनिक
परिवर्तन। ठीक है, और भी कई तरह के एग्जाम्पल तुम अपना दिमाग से उठा लो जो जल जाता है, जलने के बाद में फिर वापस वही नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। अभी बोले हैं कि भाई जो जल जाता है वो रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती के बारे में कह रहे हैं कि ये दोनों है। कैसे? तो जब तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो मोमबत्ती दिवाली में जलाया होगा सभी लोग, मोमबत्ती जला गायब हो गया, लेकिन पूरा गायब नहीं होता है, जम के रह जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है ना, पूरा मोमबत्ती जल जाएगा लेकिन उसका जो ये गिरते रहता है पानी जैसा लिक्विड, वो जमते जाता है, जमते जाता है, जलता भी है, जमता भी है, जलता भी है, जमता भी है। मतलब कि वो प्योर रूप से पूरा जल के नहीं उड़ता है, कुछ ना कुछ पतला लेयर कुछ ना कुछ बच ही जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे डालडा पहले बिकता था ज्यादातर, अभी थोड़ा कम बिकता है, लोग उतना यूज नहीं करता है। तो डालडा क्या होता था, कढ़ाई में जम जाता था, कुछ खाना बनाओ कढ़ाई में जम गया, और खाना बनाए तो खाना जब खाते थे तो उसका स्वाद अलग लगता था, क्योंकि वो उड़ता ही नहीं था, सट जाता था खाने में। अगर लिट्टी बनाए हो, पूड़ी बनाए हो, उसी में ऊपर में सब परत बन करके सटल रहता था। डालडा की यही है, और कढ़ाई में छोड़ते थे, कढ़ाई में सट जाता था। तो जस्ट ये चीज है। तो डालडा क्या हो रहा है सर, वो उसमें भी दोनों चीजें हो रहा है, मतलब मोमबत्ती में, डालडा में, ये सब चीजों में ये दोनों चीजें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काम ऐसा ही हो रहा है, आधा हो भी रहा है, आधा नहीं भी हो रहा है, जम भी जा रहा है, उड़ भी जा रहा है, कुछ गायब भी हो रहा है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट था, मात्र इतना सा से इसको में से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों में से कोई भी दो ऑब्जेक्टिव या एक ऑब्जेक्टिव तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्लास 10th बिहार बोर्ड के बात है ये, 9 के बात नहीं है। 9 में पढ़े हैं, 7 8 में पढ़े हैं, लेकिन मिलेगा 10 क्लास में एग्जाम में। इधर में बीच में मिले ना मिले, लेकिन 10 में मिलता ही मिलता है। ऐसे तो हाई स्कूल 9 में भी मिलना चाहिए, मिलते ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, एकदम दिमाग में याद रख लेना। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या सर, जो चीजें खराब हुआ फिर वही बना सकते हैं, मतलब परिवर्तन करके फिर वही ला सकते हैं भौतिक। और जिस चीज को परिवर्तन एक बार हो जाए, अभिक्रिया हो जाए, फिर दोबारा वो नहीं आवे, तो फिर वो मेरा रासायनिक रहेगा। दिमाग में तुम ये चीज को फिट कर लेना। ठीक है, और ये मोमबत्ती के लिए याद रख लेना है कि मोमबत्ती दोनों चीज में है, डालडा भी दोनों चीज में कह सकते हैं, क्योंकि वो में उसमें भी वही प्रक्रिया होता है जो मोमबत्ती में होता है। ठीक है, और बाकी कोई भी वस्तु जल रहा है तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो रासायनिक प्रक्रिया कर रहा है उसमें, और वो वापस आने वाला भी नहीं है। ठीक है, जस्ट इतना से याद रखोगे। अब बात करते हैं आगे, शुद्ध पदार्थों के क्या क्या प्रकार है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये शुद्ध पदार्थ ही है। कुछ ना कुछ ऐसा प्रकार होना चाहिए जिससे हमको एकदम 100% हम श्योर हो जाए कि यही शुद्ध है। हम लोग जो भी चैप्टर में देखते आ रहे हैं, शुद्ध है क्या, सभी वस्तुएं शुद्ध है क्या है, नहीं है, तो सभी चीजों में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसके माध्यम से हम कहें कि हाँ यही शुद्ध है भाई। तो इसको हम लोग दो रूप में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो रूप में बांट सकते हैं कि कैसे कहेंगे कि शुद्ध है। तो इसको तत्व के आधार पर, और एक होता है हमारा यौगिक के आधार पर। ठीक है, अब ये तत्व क्या होता है और ये यौगिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी हम तत्व के बारे में पहले बताते हैं। तत्व क्या है सर? तत्व वह पदार्थ है, वह मूल रूप है पदार्थ का जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब सीधा सा बात है सर, हम यहाँ पर बीच में नहीं बोले क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ से डिफिनेशन ओरिजिनल रहेगा। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, मतलब पदार्थ का एक मूल रूप है जिसको हम लोग रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। अच्छा ये दुख हो गया। तो मतलब इसका डिफिनेशन क्या है सर, एक मूल रूप है पदार्थ का और इसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। सिंपल सा यही चीज है, अलग अलग पदार्थों में, सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये चूंकि कौन दिया डिफिनेशन, ये इसका व्यक्ति का नाम है एंटोनी लॉरेंट लवाजिए, ये इनके अनुसार बताया गया है। ये कहना है, इनका कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, मतलब एक मूल रूप है, मेन रूप है, छोटा सा रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ, मतलब दूसरा पदार्थ में हम इसको सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं किया जा सकता है।
अगर बट जाएगा भाई रे अलग अलग पदार्थ में तो तुम्हें मिश्रण ना होगी फिर उसमें। और कोई चीज को हम बांटने का कोशिश पूरा करते जाए लेकिन बटे ही नहीं, जो उसमें था वही उसमें से निकल रहा है, तो बटा कहाँ, फिर तो सेम सेम रह गया ना। तो वैसा सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये हमारा तत्व है। और मतलब सीधा सीधी तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, बात सीधी। कोई कोई बुक में ऐसा ही करके मिलेगा, ठीक है, कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पर मूल रूप लिखा है ना, किसी किसी किताब में से मिलेगा तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग तत्व बोल देते हैं। सबका अलग अलग कंडीशन है, लेकिन मेन काम यही है सर, ये एक तरह से शुद्ध पदार्थ है। वो हमारे हेडिंग में ही बता दिया कि शुद्ध पदार्थ क्या क्या प्रकार का होता है। तो शुद्ध पदार्थ जिसको कोई तोड़ा नहीं जा सकता है, एकदम जो है एक्यूरेट है, एकदम वही, तोड़ोगे तब भी उसका गुण वही रहेगा, सेम गुण रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर एक बाल्टी में पानी है सर, एक गिलास में अलग पानी रख दो, एक गिलास में अलग रख दो, एक गिलास में अलग रखो, सभी को मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बर्तन में अलग था लेकिन मिलाओगे तो सब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये चीजें होता है, मतलब तत्व ये पूरा के पूरा रूप से शुद्ध है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके आगे देख लेंगे हम लोग यौगिक के बारे में। अभी तत्व के बारे में थोड़ा बहुत और बाकी पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव निकल पाता है अच्छा से। रॉबर्ट बॉयल जो कि पहला वैज्ञानिक था, जो कि 1661 में, डेट याद रखिए, 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। मतलब तत्व बोलने वाला पहला व्यक्ति यही था। नाम याद रखोगे, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल 1661 ईस्वी में पहली बार ये तत्व बोला कि अच्छा इसको हम लोग तत्व बोलेंगे, क्योंकि उसको फिर बाद में धीरे धीरे करके डिफिनेशन जो आया है वो इनका दिया हुआ है, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाजिए, इनका डिफिनेशन है, जो कि डिफिनेशन में लिखे हैं इन्हीं का नाम की वजह से, क्योंकि ये जो इसका परिभाषा दिया गया है वो इन्हीं का दिया गया है, लवाजी। शॉर्टकट में हम लोग इसको लवाजी बोलते हैं, बहुत सारे लोग लिवासी बोलता है, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ थे, फ्रांस के। और ये इनका डेट भी देखो याद रख लेना, 1743 से 1794 में, 1743 से 1794 में ये प्रक्रिया हुआ था। यह युग हम लोग इनका जन्मदिन ही है, इतना से इतना तक के चला होगा अंतराल, ठीक है। सबसे पहले तत्व का परिभाषा यही दिए थे, इसीलिए इन्हीं का नाम लिखा जाता है ज्यादातर तत्व के परिभाषा में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाला है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब 3 रूपों में हम लोग तत्वों को बांट सकते हैं। तो धातु अधातु जो आया है यही से आया हुआ है, तत्व के ही रूप है वो, अलग अलग चीजें हैं। क्लास 10th में जाओगे, क्लास 10th में तुमको तीसरा चैप्टर में मिलेगा धातु और अधातु के बारे में चैप्टर पूरा, जो कि यहाँ पर छोटा सा रूप है, क्लियर सा छोटा सा रूप है, जो कि इसके बारे में और इसके बारे में, यही चीज से तुमको ये भी डिफिनेशन से मिलेगा कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु अधातु में क्या अंतर है, ये भी इसी में मिलेगा। धातु और अधातु किसको बोलते हैं, इसका कैसा पहचान होता है, इसका कैसा गुणधर्म होता है, जितना भी कोई भी सवाल का जवाब मिलेगा सब यहाँ से मिलेगा। और एग्जाम में ये आता है, 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी, इतना मनी में से कोई भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। इस चीज को हम समझाते हैं बुक से, क्योंकि सेम टू सेम ही लिखना था तो लिखने में टाइम बर्बाद क्यों करें, ठीक है। ऐसे नॉर्मली से हम लोग जानते हैं सर कि ये धातु क्या होता है। नॉर्मल से हम लोग 8 क्लास में या पीछे वाला क्लास में कभी पढ़े होंगे कि धातु का गुणधर्म, यानी कि धातु कैसा होता है सर, चमकीला होता है और उसको पीटने पर चादर बना सकते हैं, उसमें विद्युत जाता है, गर्म करेंगे तो गर्म भी होता है, मतलब उष्मा के भी सुचालक है, विद्युत के भी सुचालक है, मतलब ये सब चीजें था उसमें। तो वही चीजें यहाँ पर है, तो इस चीज को बढ़िया से लिख भी लोगे और याद भी रखोगे, क्योंकि यही चीजें तुमको 10 क्लास में लिखना है, ठीक है। तो अगर धातु के गुणधर्म में देखा जाए तो धातु गुणधर्म में जो पहला गुणधर्म है कि ये चमकीला होता है। मतलब धातु कोई चीज देखोगे जिसमें चमक है तो समझ लेना कि वो धातु ही है, ठीक है। और ये चांदी जैसी सफेद या सोने की
तरह पीले रंग की होती है। इसका दो ही को रंग ज्यादातर देखने को मिलता है, चांदी जैसा और सोना जैसा चमकीला। चाहे वो पीला टाइप में लगेगा देखने में थोड़ा हल्का, या तो फिर एकदम व्हाइट टाइप में देखने में लगेगा। और अधिकतर तुमको लगभग चीजें चांदी जैसा ज्यादा देखने को मिलता है, सोने जैसा कम देखने को मिलता है। तो अगर हम सवाल पूछे कि लोहा का रंग कैसा है तो क्या बोलोगे? यही सवाल का जवाब हम लोग के टीचर पूछे थे हम लोग के क्लास में से, सभी लोग दिमाग लगा लगा के बोला। जैसा ही आंसर हम बोले वैसा ही सर तुरंत बोल दिए। तो भाई हमरे वाला नहीं सुनने, सर वाला भी सबको सुनना पड़ा। हमको भी दिमाग नहीं काम किया, हम भी सोचे सब भूरा भूरा, तो सब भूरा ही लगता है ना लोहा। लेकिन अचानक से जहाँ बेंच पर बैठते थे तो लोहा से रगड़ा रगड़ा के लोहा चमक रहा था। तो अचानक से नजरिया पड़ा नहीं, तो अचानक से याद है कि तो चमक रहा है, चमकीला होना चाहिए, मतलब व्हाइट टाइप में चमक रहा है। दिमाग में अचानक से काम किया, सर तुरंत बोल दिए कि ये व्हाइट होता है, उजला टाइप में जो चमक रहा है। मतलब कि हमको दिमाग कैसे काम किया था कि इसे रगड़ा जाता, देखो नट है रगड़ा गया, ऊपर से व्हाइट पत्ता चल रहा है लेकिन नीचे सब जंगियाल है। तो जो भूरा है वो लोहा का रंग नहीं है, वो जंग है उसका। लोहा का ओरिजिनल रंग है ये चमकीला, चांद जैसा। ठीक है, मतलब सर ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लोहा का रंग कैसा होता है, तो चमकीला या व्हाइट रहेगा तो व्हाइट में भी मार देंगे, क्योंकि व्हाइट चांदी जैसा, तो चमकीला ज्यादातर चांदी जैसा तुमको हर एक धातु मिलेगा। इसमें जितना भी जहां तहां एग्जाम्पल से दिया गया है ना, सभ्य का रंग चांदी जैसा ही तुमको मिलेगा। सोना के यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा तो सोना थोड़ा हल्का पीला होता है, बस वो अलग चीज है। बाकी सभ्य चांदी जैसा लगभग देखने को धातु मिलता है। ठीक है, तो पहला गुण क्या याद रखेंगे, ये चमकीला होता है और इसका चमक जो होता है चाहे सोना जैसा या तो फिर चांदी जैसा देखने को मिलता है। ठीक है ना, हल्का पीला रंग का या सोना जैसा सफेद रंग का। तो कोई भी जैसे कि लोहा पूछेगा तो सफेद ही बोलना है, व्हाइट रंग में है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भूरा बोलेंगे, भूरा उसको परत जम जाता है, जंग हो जाता है उसका, ना कि वो लोहा है। जब रेती से काटता है तो कितना चमकीला निकलता है अंदर से, वो है ओरिजिनल लोहा का रंग। और थोड़ा देर के बाद उसको छोड़ देते हैं, गर्दा उर्दा पानी उनी पड़ता है तो वही वाला फिर जंग आने लगता है जो व्हाइट चमक रहा था, तो उसके ऊपर में वो जंग लग गया। ठीक है, तो वो रंग नहीं है लोहा का। ठीक है, आगे ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इस पर गर्मी पड़ेगा तो ये गर्म होगा, अगर बिजली भी जाएगा तो इसमें बिजली जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं ना कि बिजली इसमें जोड़ेंगे तार आगे जेबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये तन्य होती है, तन्य ये एग्जाम में पूछेगा, तन्यता क्या होता है, तो जिसको हम लोग पीट पीट करके तार के रूप में बना सकते हैं, मतलब तार बनाना मतलब तन्य होता है। ठीक है, और एक होता है ये आघातवर्ध होता है, मतलब कि सर चादर बनाना। तन्य मैंने पतला पतला तार बना देना, और आघातवर्ध मैंने कि पीट पीट के चौड़ा बना देना। जैसे कि दरवाजा के लिए जो लोहा वाला आता है चादरा, यार जरा में गेटवा में लगता है फिर वेल्डिंग हो करके, तो वो चादरा छोटा से इतना लोहा के एक पीस रहता है। हम उस फैक्ट्री में देखें जाकर के, पापा वहीं काम करते हैं, तो उसको पीस पीस करके उसको एकदम चौड़ा पूरा हो जाता है, और वही वाला गेट में हम लोग का वेल्डिंग होकर के कटिंग होकर के आता है, और वहीं से गेट बनता है। तो रहता है मतलब कि मोटा सा लोहा इस तरीका से, जैसे सोनवा कैसे रहता है बिस्कुट बोलते हैं ना सोनवा वाला बिस्कुट, वैसा टाइप में लोहा भी वैसा ही रहता है कटिंग कर करके, और फिर उसको पीस पीस करके मशीन में एकदम पूरा चौड़ा बना दिया जाता है। एकदम पहले उसको भट्टी में डाल के एकदम पूरा आग लाल, एकदम पूरा लाल लाल जैसे होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, ठठेरवन लोग करता है, जो भी लोहरवन लोग करता है सो वाला, तो वैसा ही रहता है। सोनमू भी वैसा ही रहता है। तो सोनरवन क्या करता है, इसमें से जरूरत के अनुसार निकालता है और उसको गर्म करके शेप डाल देता है, कैसन बनाना है उस शेप के अनुसार वो ढल जाता है। तो जैसन जरूरत पड़ता है वैसन बना लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चादर जैसा पीट पीट करके चादर बना सकते हैं, पतला पतला तार बना सकते हैं। इतना सारा धातु का हमारे पास में गुण हो गया है। और ये प्रतिध्वनि पूर्ण भी होता है, मतलब पीटेंगे नहीं तो आवाज निकलेगा, और भी आवाज निकलेगा तो ऐसे डब्बा जैसे नहीं, ऐसा आवाज नहीं, मतलब रिपीट करते हुए, मतलब इको टाइप में करते हुए, कि टन मारते हैं तो घंटी के करता रहता है, या तो फिर हम लोग अगर छोलनी उलनी कैसे कर देते हैं तो थोड़ा सा झंझनाता रहता है उस तरीका से। तो ये हुआ धातु का ओरिजिनल गुण। इसका एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजें सब धातु ही है। ठीक है, और एक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव रहता है, ये ठोस रूप में नहीं रहता है।
लगभग तुमको धातु ठोस मिलेगा, लेकिन पारा जो होता है वो द्रव रहता है नॉर्मल सा टेम्परेचर में। पारा मतलब कि हम लोग थर्मामीटर देखते हैं, थर्मामीटर में जो ऊपर नीचे होता है जिससे हम लोग को बुखार नापता है व्हाइट रंग में, वही होता है पारा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा था हमारे पास धातु। अब इसी में तुमको डिफिनेशन तो बोला जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु का डिफिनेशन सब क्या बनाएंगे, इतना ही पॉइंट से, इससे बाहर नहीं जाना है। धातु किसे कहते हैं, तो जिसमें चमक हो और जिसको पीटने पर चूर चूर ना होवे, मतलब चौड़ा हो सकता है, तार बनाया जा सकता है, जिसका रंग चमकीला हो, सफेद हो या तो फिर सोना जैसा पीला हो। ये सारा चीजें जिसमें धातु का सुचालक हो, विद्युत का या फिर उष्मा का सुचालक हो, इस तरीके से जितना पॉइंट्स लिखेंगे सारा सारा धातु के डिफिनेशन से हो जाएगा, वो उसे हम लोग धातु कहते हैं। जिसमें इतना सारा गुण होता है वो सबको धातु बोलते हैं। सीधी सीधी डिफिनेशन से पूछेगा तो डिफिनेशन दे देंगे, अंतर पूछेगा तो एक साइड में धातु वाला, एक साइड में अधातु वाला, जो कि अभी बोलने जा रहे हैं अधातु के बारे में। अधातु के बारे में भी सर, इसका में भी गुणधर्म, इसको वाला भी गुणधर्म, ये धातु हो गया, अधातु वाला भी गुणधर्म को याद रख लेना है। अधातु जस्ट धातु के अपोजिट कर देना। अगर धातु में बिजली जा रहा है तो अधातु में नहीं जाएगा, जैसे कि कलम कॉपी सर, इसमें लाइन देंगे तो लाइनें नहीं पट्टी से पट्टी जाएगा। इसको हम लोग कितना हो पीटेंगे तो उतना अच्छा सा आवाज नहीं करता है, लेकिन बर्तनवा सब चन चन करता है, बढ़िया सा आवाज गूंजता है उसका वजह। अब अगर घर रूम में गिरता है तो और दम गूंजता है, ये सब गिरता है तो तुरंत आवाज खत्म हो जाता है, लेकिन उसका आवाज रहता है। तो ये चीजें है, तो इसके लिए हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि ये विभिन्न रंगों की होती है, जैसे कि अलग अलग रंग, उसमें दो ही रंग था, चाहे तो सफेद चाहे तो पीला, ऐसा ही था, चांदी जैसे या सोना जैसा। लेकिन इसमें देखो व्हाइट है, रेड है लकड़ी को देखो, मतलब जितना रंग हो सकता है सभी रंग का होता है, लगभग सभी रंग का अधातु होता है। अधातु में दो ही रंग ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तापमान और विद्युत के कुचालक होता है। देखो सुचालक क्या होता है और कुचालक, ये भी एग्जाम में पूछ देता है, सुचालक और यहाँ पर हो गया कुचालक। तो चालक मैंने सर जिसमें बिजली वगैरह या जो भी हो चलना, ये सब बात हो गया। सुचालक मैंने कि जिसमें जाए, और कु मैंने जिसमें नहीं जाए। चालक ही है तो मतलब कि जिसमें चले और जिसमें नहीं चले, तो सुचालक जिसमें विद्युत धारा चले या तो फिर तापमान आगे बढ़े, और कुचालक में जिसमें ना तापमान बढ़े ना विद्युत। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो यहीं पर गल जाएगा, लेकिन इधर गर्म में नहीं होगा। हम लोग तावा वगैरह में देखते हैं किसी लकड़ी वाला लगा रहता है, ताकि तवैया गर्म हो लेकिन लकड़ियां ना गर्म हो। धातु लगा दिया गया है ताकि वो गर्म ना हो। तावा धातु है, गर्म हो रहा है, नीचे से गर्म हो रहा है, पूरा तवैया चारों पट्टी गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे गर्मी बढ़ता है, उसमें फैलता है। कढ़ाइया थोड़ा सा में गर्म होता है, लेकिन पूरा कढ़ाइया पूरा गर्म हो जाता है। आधातु में और क्या क्या बचा हुआ है, ये हो गया सुचालक, कुचालक हो गया है, और बच गया है ये चमकीला, प्रतिध्वनि और घात बाध्य नहीं होता है। मतलब सर इसमें चमक भी नहीं होगा, जैसे लोहा चमकता है एकदम बढ़िया, जैसे कि इसी में जो लोहा लगा हुआ है बेंच में, ये सबका चमक और इसका चमक में डिफरेंट रहेगा। और चूंकि लोहा पर जंग लगा, इसलिए उतना चमक नहीं रहा है, जब उसको जंग छुड़ाएंगे तो प्योर चमकेगा एकदम, बहुत हैवी वाला। ठीक है, तो चमक अधातु में नहीं होता है, और इसको जब पीटेंगे तो प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा, नॉर्मल सही आवाज देगा, जो देता है तुरंत खत्म, एक बार में टप खत्म। लेकिन धातु में क्या होता है कि उसमें बार बार रिपीट होने लगता है, कुछ देरी तक, एक सेकंड तक रिपीट होता रहता है, उसका वजह टन 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 करते रहेगा, और तब धीरे धीरे बंद हो जाता है। और इसको आघातवर्ध मतलब इसको पीट पीट करके हम लोग चौड़ा नहीं कर सकते हैं। अधातु को पीटेंगे तो सब चूर चूर हो जाएगा, ईटा को मारो फेंका जाएगा, लकड़ी को पीटो सब सब छितरा आ जाएगा। तो ऐसा चीजें जब देखने को मिलेगा तो ये सब अधातु में गिनती हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल में हम लोग हाइड्रोजन को रख सकते हैं, ऑक्सीजन को रख सकते हैं, आयोडीन को, कार्बन को, कोल को, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब चीजों को हम लोग अधातु में रख सकते हैं, ये सब अधातु है। ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत सारा निकल गया कि निम्नलिखित में से कौन धातु है कौन अधातु है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में यह बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण है, चमकीला होता है, चांदी जैसा होता है, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। यह कहा जाएगा कि निम्न में से कौन अधातु का गुण है, तो वो भी बोल सकता है, इसमें से कुछ भी बोल सकता है। तो इतने में ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो धातु और अधातु में अंतर पूछेगा, धातु अधातु में अंतर स्पष्ट करे। धातु और अधातु में जब अंतर बोलेगा तो एक तरफ में धातु का पूरा गुणधर्म लिख देना, एक तरफ में अधातु का पूरा गुणधर्म लिख देना, उसको भी जैसे में इसको भी जैसे में, यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब हम लोग अगर टॉपिक पढ़ लिए हैं तो उसको चाहे जैसे पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे डेफिनेशंस पूछे,
स्पष्ट करने को पूछे, हमको जवाब देने आता है। यही दिमाग से विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बनता है। तो आपको दिमाग होना चाहिए उतना कि जवाब जैसे पूछे हम देंगे, क्योंकि टॉपिक्स मेरा पढ़ लिया गया है। ठीक है, धातु धातु हो गया। अब बात करते हैं उपधातु। ये उपधातु क्या होता है? धातु और धातु के बीच वाला कुछ गुण, या यूं कह लो कि मिश्रण वाला गुण। आज उपधातु को हम लोग एक तरह से मिश्रण बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन प्योर मिश्रण नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उपधातु क्या होता है? कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। जैसे में बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सबको हम लोग उपधातु बोलते हैं। मतलब कि धातु और अधातु के बीच वाले गुण को रहेगा, ना ही इसमें प्योर कह देंगे कि एकदम पूरा चमक है सोना चांदी जैसा, और ना ही ऐसा कह देंगे कि एकदम चमक ही नहीं है। मतलब बीच वाला कुछ, जैसे सवाल पूछते हो ना जी कि ये क्या है वो क्या है, तो कुछ ऐसा चीज रहता है जो कंफ्यूज करता है कि इसको हम धातु बोले कि अधातु बोले। आप दोनों से बाहर है तो उसको उपधातु बोलो। ठीक है ना, जो धातु वाला भी गुण मैच नहीं किया, जो अधातु वाला भी गुण नहीं मैच किया, तो उसको उपधातु में रख देना है। बात सीधा सा है। ठीक है, अगर इसका देखा जाए सर, तो इन सभी में धातु, अधातु और उपधातु का अभी कितना संख्या है सर, खोज किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, धातु अभी के वर्तमान के युग में सर 91 गो धातु है, 20 गो अधातु है और 7 गो उपधातु है। मतलब पूरा तत्वों की संख्या में। और अभी हम लोग का टोटल तत्व है 118 अभी के वर्तमान में। ठीक है ना, अभी के हिसाब से। जबकि किताब जिस टाइम छपा था उस टाइम में थोड़ा अलग लिखा गया है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, लेकिन ये लाइन तो सही है ना, क्योंकि 100 से 18 है अधिक, तो ये लाइन सही मिल रहा है। इसमें 92 तत्व प्राकृतिक है, लेकिन इसमें 94 तत्व अभी के हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि 100 से अधिक बढ़ा, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा, पहले और थोड़ा सा कम था लेकिन फिर बीच में बढ़ा। जबकि शेष 24 गो मानव निर्मित है। ठीक है ना, यहाँ पर बाकी जितना बच गया था 94 में से सब मानव बनाया था, लेकिन अभी के हिसाब से 24 गो मानव निर्मित है और यहाँ पे 94 गो प्राकृतिक है। जोड़ो 4 4 8 9 2 11। मैंने पहले से मतलब जैसे जैसे 10 क्लास में पढ़ना है इसको, आवर्त सर ने जब पढ़ाएंगे 14 चैप्टर के आसपास में, उसमें ये सारा के सारा चीजें पढ़ाया जाएगा कि धीरे 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 करते करते खोज हो रहा था, अचानक से एक बार सभ्य नहीं हो गया। जरूरत के अनुसार उसको खोज करते गया, 40 50 60 70 इस तरीके से धीरे धीरे मिलते गया इंसान की जरूरत के अनुसार में, और फिर वो आज 118 तक पहुंच गया है। अगर जीवन में और भी कोई धातु होगा तो वो भी मिलता जाएगा, तो अगला बार जुट जाएगा। मतलब इंसान खोजते रहता है, कोई चीज का ऐसा जरूरत आता है तो मिल जाता है, तो फिर उसको ऐड कर दिया जाता है आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इन सभी के संख्या को भी जरूर याद रख लेना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या कितना है, 118 याद रख लेना। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे मिल सकता है कि 100 से अधिक, 100 से कम, या 100, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो 100 से अधिक, तो ऑब्जेक्टिव इस चीज को याद रखना। धातु के गुण होता है, अधातु के गुण है, उपधातु के गुण, ये पूरा याद रख लेना। अभी के हिसाब से ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में अधिकतर तत्व जो तुमको देखने को मिलेगा वो अधिकतर तुमको ठोस मिलेगा। कुछ ही कुछ होता है जो कि तुमको द्रव मिल सकता है नॉर्मल। ठीक है ना, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस होता है। ठीक है, गैस याद रखना इस चीज को। कितने तत्व कमरे के तापमान, मतलब कि जैसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, इस रूम में रखेंगे तो गैस नहीं उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो होता है 11 गो। और 2 गो तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव होता है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पारा का नाम, पारा का नाम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु है या तत्व है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो वो है सर पारा। जो कि हम लोग को थर्मामीटर में व्हाइट वाला लगा हुआ था, उसी को बोलते हैं पारा। ठीक है, लगभग इन सभी का देखने में जो तुम्हारा स्टाइल है, ब्रोमीन का भी ये पारा है सर। ब्रोमीन हल्का सा पीला टाइप में, हल्का सा पीला टाइप में रहेगा, लेकिन वो भी इसी जैसा लिक्विड रहेगा। ठीक है ना, द्रव रहेगा। लेकिन ये पारा जो तुम प्योर तुमको एकदम सिल्वर जैसा लगेगा, ये तुमको हल्का गोल्ड जैसा देखने में लगेगा, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं। ठीक है, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर अगर 303 केल्विन से देखा जाए, तो अगर इससे थोड़ा सा अधिक होता है तो द्रव अवस्था में बदलने लगता है, मतलब द्रव अवस्था में रूप लेने लगता है। अगर इतना है तो अब 303 केल्विन है सर, तो इसको सेल्सियस में बोलेंगे तो क्या कितना करेंगे, 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास में, 3 का 3 33 33 डिग्री सेल्सियस।
एक 3 से 3 गए, सॉरी 30 ना रहे, 3 में से 3 गया तो 0 और 27, 30 में 27 गए 33, 30 का आसपास, मतलब 30 मैंने कि नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग का चलता है अभी के हिसाब से, अभी 28 29 30 होगा अभी के हिसाब से, गर्मी थोड़ा सा 10-12 बजेगा उतना हो जाएगा, मतलब सर कि इतना नॉर्मल में ही वो मतलब कि लिक्विड हो जाता है, द्रव हो जाता है आराम से। तो जस्ट ये चीज को समझना है। मतलब इसमें से देखो क्या वो है, गैलियम, सीजियम, ब्रोमीन, पारा, ये लगभग जो देखने में मिल रहा है ये लगभग द्रव अवस्था से रिलेटेड है। दुगो साफ साफ बोल रहा है कि जैसन भी रहे तापमान रूम में उष्ण हो जाएगा वो, मतलब द्रव हो जाएगा, लेकिन इसमें हल्का सा टेम्परेचर का यूज किया है कि थोड़ा इतना कम से कम होना चाहिए। जैसा ही 30 से प्लस होने लगेगा ये धीरे धीरे द्रव में बदलना चालू हो जाएगा। और ये वाला तुम लोग देखा होगा गैलियम को ना, शायद गैलियम, शायद हाँ गैलियम ही था, जो कोई भी एल्यूमिनियम चीजों पर गिरता है तो उसको दम खराब कर देता है, कहीं मोबाइल में देखा हो। हाँ, लैपटॉप पर भी गिरता है तो पूरा लैपटॉप खत्म, भंगार हो जाता है, भंगर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी गैलियम्स वगैरह देखा होगा, तो ये सब चीजें देखने को मिलता भी है। खैर हम लोग को याद क्या रखना है, 11 गो तत्व कमरे के तापमान पर गैस, ये याद रख लेना है संख्या को, और 2 गो तत्व होता है पारा और ब्रोमीन जो कि द्रव में होता है कमरे के तापमान पर, और गैलियम सीजियम, अगर एक ने दोनों नहीं देता ऑप्शन में, पारा और ब्रोमीन नहीं देता है और पूछता है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो तब उस समय में तुम गैलियम या सीजियम को लगा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल सा जो टेम्परेचर है 30 के आसपास में, वो नॉर्मल सा कमरा का तापमान या उतना टेम्परेचर रहता है लगभग जगह पे। अगर वो दोनों नहीं रहेगा तब हम ये परामर्श देते हैं, लेकिन ये रहेगा सर तो फिर हमको वही करना पड़ेगा, अगर ब्रोमीन या पारा रहेगा तो उस समय में यही करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तब इसकी ओर जा सकते हैं, क्योंकि सबसे नीचे लोअर टेम्परेचर में यही दोनों नजर आ रहा है। जैसा है तुरंत टेम्परेचर बढ़ेगा ये द्रव बनना चालू हो जाएगा सबसे कम टेम्परेचर पे। यहाँ तक चीजें था हमारे पास में तत्व के बारे में। तो मतलब सर तत्व भी एक तरह का शुद्ध पदार्थ है और एक यौगिक भी होता है जो कि शुद्ध पदार्थ है सर। तो इसको देखते हैं यौगिक को। यौगिक क्या है? यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। मतलब क्या सर, इसमें अनुपात का हिसाब बहुत अच्छा से रहेगा। जैसे में तुम देख सकते हो पानी को, जल को, मीथेन गैस देख सकते हो, चीनी को और नमक को, इन सब में जो भी मिश्रण रहेगा वो एकदम अनुपात में रहता है, मतलब कि उसी के हिसाब में। ऐसा नहीं कि औकात जाता कि पानी और तेल मिला देते हैं एकदम दोनों एकदम डिफरेंट हो जाता है, ऐसा नहीं, वो मिश्रण में फिर आ जाएगा, यौगिक में नहीं आएगा। लेकिन यौगिक उसी को बोला जाता है जिसमें अनुपात में मिला हुआ हो, ताकि कुछ उल्टा पुल्टा दिखने में ना लगे, दिखने में एकदम उसी के जैसा लगे, इसीलिए इसको शुद्ध एक तरह से बोला जाता है। यौगिक एक तरह का शुद्ध पदार्थ में गिनती हो जाता है। तो जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सब चीजें, क्योंकि इसमें देखने का अनुपात जो इसका होता है, इसमें जो मटेरियल मिक्स रहता है वो एकदम सेम अनुपात का मिक्स रहता है, इसलिए इसको यौगिक में गिनती किया जाता है। ठीक है, और ये चीजें भी आप लोग को लिख लेना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिश्रण तथा यौगिक, ठीक है ना, ये वाला चीज। और ये तुम्हारा काम आता है एग्जाम में भी, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो मिश्रण का जितना भी अभी चीजें बताया गया है सब, पहले मिश्रण का समांगी विषमांगी में आया था मिश्रण, तो मिश्रण का यहाँ पे गुणधर्म और यहाँ पर यौगिक का गुणधर्म, जो भी हो जाए ये उसका डिफिनेशन। और उसके बाद में ये चीज, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इजीली तुमको हर चीज को याद करने में मदद करेगा। पदार्थ से, पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होता है। तो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के, तत्व यौगिक होता है। मिश्रण भी 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, दोनों का डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसको अच्छा से पढ़ोगे तो याद रहेगा। हालांकि ये सारा चीजें पढ़ा दिए हैं, अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं भी मैच करेगा, नहीं भी याद रहेगा, तो चले जाना मिश्रण वाला में, मिश्रण का टॉपिक पढ़ लेना, उसमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। जब भी पूछा जाएगा कि मिश्रण में क्या अंतर है और यौगिक में, मिश्रण यौगिक में अंतर बोलेगा, तब थोड़ा सा यौगिक वाला यहाँ से पॉइंट्स उठा लेना, इसका डिफिनेशन उठा लेना और इसका जैसे उठा लेना। 2 को काफी है 2 नंबर के लिए, ठीक है। और पूछेगा तो इसमें से 2 को नया उसमें लगा देना, हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो पता चला है कि पूरा का पूरा शुद्ध तो नहीं है सर, कुछ शुद्ध भी है कुछ अशुद्ध भी है, ठीक है ना। तो ये चीजें का पता चल चुका है।